नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंकराद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कितने राजदार! महंत नरेंद्र गिरी की मौत को 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन उनकी मौत एक सवाल बनी हुई है, जिसमें रोज रोज नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में 3 लोगों पर सीधे आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया, लेकिन अब उस सुसाइड नोट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कई संत। आपको बताएंगे आखिर कहां तक पहुंची है पुलिस की जांच और अब तक क्या बड़े सबूत मिले हैं। लेकिन शंखनाद की शुरुआत करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। कैप्टन अमरिंदर के एक बार फिर से बगावती सुर तेज हो गए हैं। अमरिंदर सिंह ने साफ कहा है कि अगर कांग्रेस सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है तो उनके खिलाफ अमरिंदर बड़ा उम्मीदवार खड़ा करेंगे। यानी कि क्या बगावत करके अपना उम्मीदवार, अब चुनाव चिन्ह क्या होगा यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन अमरिंदर सिंह ने कह दिया है कि अगर सिद्धू को बनाया जाता है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो फिर वो अमरिंदर सिंह बड़ा उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अमरिंदर ने नई सरकार में सिद्धू को सुप्रीम सीएम बनाने का भी आरोप लगाया है और पहली बार उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर भी खोलकर कहा। अमरिंदर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अनुभवहीन बताया है, वहीं उनके सलाहकारों पर उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया है। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, बगावती तेवर कैप्टन के बरकरार हैं। उनको इस बात का डर है कि सुप्रीम चेहरा बनाकर चुनाव में जा सकती है कांग्रेस पार्टी, इसलिए कह दिया है कि अगर ऐसा करती है कांग्रेस तो रहे तैयार, मैं भी मुख्यमंत्री पद का एक चेहरा रखूंगा सामने। इसके जरिए क्या संकेत कर रहे हैं अमरिंदर? देखिए चित्रा, बिल्कुल साफ है। जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था उस दिन उन्होंने 2 बातें कही थी। एक तो ये कि मैंने सोनिया गांधी को बता दिया है कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। जिस तरीके से आपने मेरे को अपमानित किया है मैं पार्टी में भी नहीं रहना चाहूंगा। अब आज उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू और गांधी परिवार पर जिस तरीके से हमला बोला है और सिद्धू के खिलाफ कैंडिडेट उतारने की बात की है, तो इसका मतलब साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। अगला स्टेप आज भी उन्होंने लिखा है कि मैं अपने सहयोगियों से, जिनके साथ लगातार राजनीति में काम करता रहा हूं, उनसे पूछकर अगला कदम उठाऊंगा। लेकिन उस कदम के बारे में उन्होंने साफ कर दिया है कि अगला कदम या तो पार्टी बनाने का होगा या किसी पार्टी विशेष को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि पंजाब की राजनीति फिलहाल चुनावों से पहले गरमाने वाली है और कैप्टन सिंह अमरिंदर सिंह का निशाना कहीं ना कहीं, और कैप्टन शांत नहीं बैठेंगे, ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है। फिलहाल के लिए शुक्रिया सत्येंद्र, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है जिस तरह का बयान दिया गया है कैप्टन अमरिंदर की ओर से। आगे वो क्या करते हैं इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं महंत नरेंद्र गिरी की, जिनकी मौत के नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। महंत को जानने वाले साधुओं का एक बड़ा पक्ष कह रहा है कि महंत आत्महत्या कर ही नहीं सकते। वहीं उनकी हैंडराइटिंग से लेकर महंत के लिखने पढ़ने को लेकर भी कई बयान सामने आ चुके हैं। मौत की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है और सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कितने राजदार। देखिए, देश के चंद प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त संतों में से एक महंत नरेंद्र गिरी भू समाधि ले चुके हैं। संगम की लहरों में स्नान कर महंत अनंत में विलीन हो गए, लेकिन उनकी मौत का राज अभी गंगा की गहराई से भी गहरे में कहीं दफन है, जिसकी गुत्थियां सुलझाने में जांच एजेंसी लगी हुई है। आखिर महंत की मौत की वजह क्या थी? महंत की मौत के पीछे कौन किरदार थे? क्या है महंत की सुसाइड नोट का सच? महंत की मौत से आनंद गिरी का क्या है कनेक्शन? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आज महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें मौत की वजह फांसी को बताया गया है। करीब 2 घंटे तक पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें 9 लोगों की टीम शामिल थी। 5 डॉक्टर्स, 2 फार्मासिस्ट का पैनल था, जबकि 2 वीडियोग्राफर पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आगे की जांच के लिए विस्तार रिपोर्ट सुरक्षित रखा गया है।
करीब 2 घंटे तक चला ये पोस्टमार्टम। करीब 5 डॉक्टर्स का पैनल अंदर था, 9 लोग कुल अंदर थे, 2 फार्मासिस्ट, 2 वीडियो रिकॉर्डर और 5 डॉक्टर, जिसमें 3 एडिशनल सीएमओ रैंक के डॉक्टर्स थे और 2 डॉक्टर्स अन्य थे। फार्मासिस्ट अंदर थे ताकि कोई भी केमिकल अगर मिले तो उसको प्रिजर्व किया जा सके, और इसके साथ ही वीडियोग्राफी कराई गई है। नरेंद्र गिरी की मौत के सच तक पहुंचना यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। 18 सदस्यों की एसआईटी भी बनाई जा चुकी है। आला अधिकारी सीधे जांच पर नजर रख रहे हैं। प्रयागराज की कचहरी और अब से कुछ देर पहले ही भारी सुरक्षा के बीच आद्या तिवारी को और जो आनंद गिरी है उन दोनों को पेश किया गया था। और क्या हुआ अदालत के अंदर? अदालत के अंदर उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी गई है। अच्छा। और 14 दिन के बाद देखिए क्या होता है। जैसे ही पेश किया गया कुछ देर में जो जज है उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब दोनों को नैनी जेल में ले जाया जाएगा। शक के घेरे में आए आनंद तिवारी से जांच टीमों ने आनंद गिरी और बाकी 2 आरोपियों आद्या तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी पर सवालों की बौछार शुरू कर दी है। शक के घेरे में आए आनंद गिरी से पुलिस ने 12 घंटे की पूछताछ की। गिरफ्तार दूसरे आरोपी आद्या तिवारी से भी सवाल किए गए। दोनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की गई। आनंद गिरी को मौका वारदात से बरामद सुसाइड नोट भी दिखाया गया। पुलिस ने आनंद गिरी से नरेंद्र गिरी की हैंडराइटिंग की पहचान कराने की भी कोशिश की। इसके अलावा गनर अजय समेत सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मियों से पूछताछ की गई और यह भी पता लगाया जा रहा है कि महेंद्र गिरी की मौत के वक्त इनके 3 गनर की लोकेशन क्या थी। इस पूरे केस में सबसे ज्यादा शक की सुइयां नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी के ऊपर है, जिनका जिक्र नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में भी है। आनंद गिरी को नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। वहीं सुसाइड नोट में आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का जिक्र है। सूत्रों की माने तो पूछताछ में आनंद गिरी ने खुद को बेकसूर बताया है। पहला जवाब, महंत जी खुदकुशी नहीं कर सकते। दूसरा जवाब, ये मेरे खिलाफ साजिश लग रही है। तीसरा जवाब, महंत जी ने मुझे माफ नहीं किया, तब तक मैं बड़े हनुमान जी के मंदिर नहीं गया। चौथा जवाब, मेरा महंत जी से कोई विवाद नहीं था और न ही वो मुझे परेशान लगे। वहीं आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी तीनों से एक साथ भी मंदिर के चंदे में गड़बड़ को लेकर पूछताछ की गई। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में लेटे हुए हनुमान मंदिर के चंदे का भी जिक्र किया है, जिसे लेकर सवाल जवाब किए गए। पुलिस ने आनंद गिरी का फोन और लैपटॉप कब्जे में लिया है। इनकी फॉरेंसिक जांच होगी। हालांकि जिस सुसाइड नोट के आधार पर यह पूछताछ हो रही है वो भी सवालों के घेरे में है। आनंद गिरी जहां पहले ही कह चुके हैं कि नरेंद्र गिरी को लिखना नहीं आता था, नरेंद्र गिरी के बरसों साथी रहे पूर्व सांसद और संत रामविलासी वेदांती ने भी जोर देकर कहा है कि ये सुसाइड नोट महंत जी ने नहीं लिखा है। लेकिन उत्तराधिकारी बने बलवीर गिरी जोर देकर कह रहे हैं कि सुसाइड नोट उनके गुरु ने ही लिखा है। उन्होंने नहीं लिखा ना, तो वो विषय सरकार का है, देखे जांच करे। आपने तो राइटिंग, आप साथ में रहते थे, लिखते तो वही थे ना। मतलब लोग गलत लिखने न लिखने से मतलब नहीं है। जिसको पता है कि ये अक्षर इस तरीके से लिखा गया और पूरा आप देखोगे, आपने देखा है कि नहीं देखा है? मैंने देखा है। तो आपको नहीं लगा कि वो पूरी तरह से एक जैसा है? क्या अलग दिख रहा है आपको? मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई जांच हो। जब सीबीआई जांच होगी तभी असलियत की जानकारी हो पाएगी। सही, लेटर में बहुत कुछ लिख दिया है। देखिए, लेटर कई प्रकार के, कई स्याही है, कई लोगों की राइटिंग है। ये किसी ने लेटर लिखा है, इस पर भी तो आपको डाउट है कि उन्होंने लिखा है? नहीं लिखा। कभी लेटर इतना लिखते ही नहीं थे, वो प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। उत्तराधिकारी बलबीर तक का नाम आत्महत्या कर नहीं सकते, हमको पूर्ण विश्वास है, बहादुर व्यक्ति थे वो। रामविलास वेदांती ही नहीं, कई और संत ये मानने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया। उनको इसमें बड़ी साजिश की बू आती है। पूरी की पूरी हृदय से मैं अंदर खाने से यहाँ लगा हुआ हूँ और जो लोग भी इसको व्यवस्था है, कल हमारी वार्तालाप हुई है और आगे भी जल्दी आप लोगों को संतुष्ट होगा। जांच होगी और सही जांच होगी। तो सबसे पहले हमारा ये मुद्दा है कि जो सुसाइड नोट लिखा गया उसकी जांच होनी चाहिए और इसके लिए मैंने सीएम साहब को भी रिक्वेस्ट की हुई है जो सुसाइड नोट इसकी जांच हो, जो दोषी इसमें है उनको सजा मिले। महाराष्ट्र हमारे कोई पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे और जिसने सुसाइड नोट लिखा है वो मैं समझता हूँ वो BA से कम नहीं है जिसने वो लिखा है। मामले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आज सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि यूपी पुलिस मामले को आत्महत्या बताने में जल्दबाजी कर रही है।
वहीं यूपी सरकार की ओर से निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया गया है। जिस जल्दबाजी में इसे आत्महत्या बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए घोषित किया गया था, वो बहुत ढेर सारे सवाल छोड़ता है। तमाम उनके शुभचिंतक प्रशंसक नरेंद्र गिरी जी के एक मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। कांग्रेस पार्टी उसमें जोड़ती है सीबीआई जांच हो और देख रेख में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच या सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच की देख रेख में हो। जो भी चीजें हैं वो जांच के दायरे में है और जांच ठीक से हो रही है। और जो भी अपराधी होगा, अगर पूज्य महाराज जी की हत्या हुई होगी तो हत्यारा नहीं बचेगा। हत्या करने के लिए किसी ने बाधित किया है, उनको मजबूर किया है, तो वह भी नहीं बचेगा। पुलिस सही तरीके से जांच कर रही है। बहरहाल महंत की मौत यूपी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है, जहां वो एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। प्रयागराज से कुमार अभिषेक, संतोष सिंह और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में संदीप का भी जिक्र किया था, जिन पर हत्या की साजिश में शामिल होने जैसे संगीन आरोप लगाए गए थे। आद्या तिवारी को पहले गिरफ्तारी की जाती है, उसके बाद उनका बेटा संदीप तिवारी भी गिरफ्तार हो जाता है। संदीप की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं आनंद गिरी के साथ। फिलहाल पूरे मामले को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ रही है सरकार, लेकिन इन सबके बीच संतों की ओर से बार बार सुसाइड की थ्योरी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि दरअसल महंत जी तो उतने पढ़े लिखे थे नहीं और जिस तरह की चिट्ठी लिखी गई है 7-8 पन्नों की वो नहीं लिख सकते। इसीलिए सरकार के सामने अब ये बड़ी चुनौती है कि वो संतों को संतुष्ट करने के लिए जांच को कितनी तेजी से सही दिशा में आगे बढ़ाती है ताकि तमाम सवालों के जवाब मिल पाए। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में एक और गिरफ्तारी और इस तरीके से अब तक कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का सच सामने लाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सुसाइड नोट की बात हो या फिर शिष्य के साथ विवाद की बात, 3 बड़ी वजह इस पूरे राज से पर्दा उठा सकती हैं, जिसे आधार बनाकर पुलिस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। आखिर महंत की मौत आत्महत्या है या फिर हत्या है? अगर महंत ने खुदकुशी की तो मौत का जिम्मेदार कौन है? आत्महत्या के पीछे की वजह क्या है? महंत नरेंद्र गिरी की मौत की पूरी कहानी में अब तक 3 सबसे बड़ी वजह सामने आई है। पहली वजह मठ की अकूत संपत्ति और जायदाद। दूसरी वजह कोई संदेहास्पद वीडियो। तीसरी वजह ब्लैकमेलिंग। महंत के सुसाइड नोट की माने तो उन्हें आनंद गिरी ब्लैकमेल कर रहा था, जिसमें उन्होंने किसी महिला के साथ तस्वीर का जिक्र किया और अपनी मौत की एक बड़ी वजह इसी को बताया। मैं नरेंद्र गिरी वैसे तो 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर से किसी महिला या लड़की के साथ गलत काम करने का फोटो वायरल कर देगा। मैंने सोचा था सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूँ वो पद गरिमामय पद है। सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चल जाएगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी एवं उनका लड़का संदीप तिवारी की होगी। ये उस महंत नरेंद्र गिरी का कथित सुसाइड नोट है, जिनसे आशीर्वाद लेने के लिए बड़े बड़े नेता और अफसर लाइन लगाए खड़े रहते थे। उन्होंने कंप्यूटराइज्ड फोटो की जांच जीते जी कराने की बजाय मौत को गले क्यों लगाया, यहाँ तक कि उस शिष्य बलवीर गिरी को भी कभी कुछ नहीं बताया, जिसे उन्होंने बागंबरी गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आपसे परेशानी दिक्कत कभी उन्होंने शेयर किया कि हम बहुत परेशान हैं, दिक्कत में? इस तरह की परेशानी गुरु कहाँ शिष्य को बताएगा? गुरु तो पी जाता जहर। शिष्य का कर्म होता है कि उनके आचरणों का अनुसरण करें। कुछ लोगों ने बताया कि तो केवल उनका अनुसरण करेंगे। लेकिन अगर ये मामला सिर्फ ब्लैकमेलिंग का है तो सवाल ये कि इस साजिश के कितने किरदार हैं? आनंद, आद्या और संदीप के साथ कौन कौन इसमें शामिल था? इस बात पर भी शक है कि जो समझौता 6 महीने पहले कराया गया वो साजिश का हिस्सा है और आनंद का हरिद्वार में रहना भी सवालों के घेरे में है।
तो निश्चित रूप से जो भी दोषी जन होंगे, जो मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रहे होंगे, जो पर्दे के पीछे से उनको परेशान कर रहे थे, जो उनको ब्लैकमेल करने का काम कर रहे होंगे, अगर वाकई में वही गुनहगार होंगे तो उनको सजा मिलेगी। ब्लैकमेलिंग के अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो मठ की जायदाद को लेकर है। मठ में पैसों को लेकर काफी वक्त से विवाद चल रहा था। आनंदगिरी पर लेटे हुए हनुमान मंदिर के पैसे परिवार पर खर्च करने के आरोप लगे थे, जिसे आद्या तिवारी और उनका बेटा देखता था। ऐसे में अपने सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने उस पर भी सफाई दी। मैं मरने जा रहा हूँ, सत्य बोलूंगा, मेरा घर से कोई संबंध नहीं है। मैंने एक भी पैसा घर पर नहीं दिया। मैंने एक एक पैसा मंदिर एवं मठ में लगाया। 2004 से अभी तक जो मठ और मंदिर का विकास किया सभी भक्त जानते हैं। आनंदगिरी द्वारा जो भी आरोप लगाया गया उससे मेरी एवं मठ मंदिर की बदनामी हुई है। मठ के अंदर में करोड़ों की संपत्ति आती है, जिसके लेन देन और बेचने को लेकर कई बार विवाद हुआ था। ऐसे में एक वजह संपत्ति को भी माना जा रहा है। इसके अलावा पुलिस की नजर एक वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी है, जिसकी बात लगातार सामने आ रही है, जिसे महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या से पहले अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। बताया जा रहा है कि लगभग 50 सेकंड के इस वीडियो में नरेंद्र गिरी ने अपनी आत्महत्या के लिए आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को जिम्मेदार ठहराया था। इन सब के अलावा पुलिस की नजर उस किरदार पर भी है जो आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच चल रहे विवाद का फायदा उठा सकता है, जिसका जिक्र आनंद गिरी लगातार कर रहे हैं। उन्हीं की हत्या में जानबूझकर के मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुँचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। बहरहाल महंत नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि सच को सामने लाया जा सके। प्रयागराज से कुमार अभिषेक, संतोष सिंह और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। इस पूरे मामले का सच क्या है और कब सामने आएगा, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए बात यूपी से ही आई दूसरी बड़ी खबर की करेंगे। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया है, जिसमें विदेशों से हवाला के जरिए पैसा आने का भी खुलासा हुआ है। इस मामले में एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। ये पूरा का पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार ये मौलाना कलीम सिद्दीकी है। आरोपों के मुताबिक मौलाना सबसे बड़ा धर्मांतरण रैकेट चलाता था। यूपी एटीएस के दावों के मुताबिक जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट चलाने वाले मौलाना सिद्दीकी को विदेशों से चंदे मिले, जिसे उसने धर्मांतरण के धंधे में लगाया। मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है। यह भारत के सबसे बड़े धर्मांतरण संचालित सिंडिकेट संचालित करता है तथा गैर मुस्लिमों को गुमराह कर, भयाक्रांत कर उन्हें धर्मांतरित करता है तथा उन्हें भी दावा के कार्य में के लिए तैयार करता है। यूपी एटीएस के मुताबिक मौलाना कलीम शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण के रैकेट को चलाता था। यूपी एटीएस के मुताबिक मौलाना कलीम सिद्दीकी के कारनामों की जानकारी जून में गिरफ्तार मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी की तफ्तीश के दौरान हासिल हुई। मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी पर मूक बधिर छात्रों के अवैध धर्मांतरण में शामिल होने का आरोप लगा था। आरोपों के मुताबिक दोनों पाकिस्तानी एजेंट आईएसआई की फंडिंग से धर्मांतरण का रैकेट चलाते थे। जांच के दौरान पता चला कि उमर गौतम और उसके साथियों को ब्रिटेन के अल्फला ट्रस्ट से 57 करोड़ रुपए मिले। अब मुजफ्फरनगर के रहने वाले मौलाना कलीम की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मानकर चल रही है। यूपी एटीएस की जांच के मुताबिक मौलाना कलीम के ट्रस्ट को 3 करोड़ रुपए विदेशी चंदे मिले, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए बहरीन से आए। यूपी एटीएस के मुताबिक वो सिर्फ अवैध धर्मांतरण में ही नहीं लगा था,
बल्कि उसका एजेंडा इससे बड़ा था। मौलाना कलीम लोगों के बीच इस विश्वास को जागृत करता है कि शरीयत के अनुसार बनी व्यवस्था ही सबको न्याय दे सकती है, और इस बात को समझाने के लिए मौलाना कलीम 3 तलाक जैसे मुद्दों को शरीयत के अनुसार ही निपटाने की बात पे बल देता था। मौलाना कलीम सिद्दीकी मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर में बड़ा नाम था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी से हड़कंप मचा हुआ है। उसकी गिरफ्तारी 2022 के यूपी चुनाव से पहले हुई है और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बयान ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक तूल दे दिया है। अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर सेकुलर पार्टियों की खामोशी बीजेपी को और मजबूती दे रही है। यूपी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी आखिर और कितना गिरेगी? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। शाम के 7:30 बजने को है। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत तो आ गई है, लेकिन तालिबानियों में आपस में ही सिर्फ टोवल की नौबत आ गई है। एक ब्रिटिश मैगजीन ने दावा किया है कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच लड़ाई में तालिबान का सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा मारा गया और हक्कानी नेटवर्क ने डिप्टी सीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को बंधक बना लिया है। देखिए। तालिबानियों में आपस में ही फंस गई। तालिबानी आपस में ही लड़ने लग गए। कुर्सी की लड़ाई में मारा गया हिब्तुल्लाह अखुंदजादा। मुल्ला बरादर के जान के लाले पड़ गए। हक्कानी नेटवर्क ने मुल्ला बरादर की पिटाई कर दी। अफगानिस्तान में अभी तालिबान ने ठीक से सत्ता संभाली भी नहीं थी कि उनके बीच कुर्सी की लड़ाई छिड़ गई। तालिबानियों के 2 धड़े आपस में ही भिड़ गए। ये भिड़ंत पिछले दिनों हक्कानी नेटवर्क और तालिबान सरकार में डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर के गुट में हुई। ब्रिटेन की पत्रिका द स्पेक्टेटर ने इसका खुलासा किया है। इस मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क के साथ संघर्ष में तालिबान का सुप्रीम लीडर कहा जाने वाला हिब्तुल्लाह अखुंदजादा मारा गया। खबरें ये भी आ रही हैं कि तालिबानी नेता और तालिबान सरकार में डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर को बंधक बना लिया गया है। ब्रिटेन की पत्रिका द स्पेक्टेटर की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान का ये सत्ता संघर्ष हक्कानी नेटवर्क के साथ हुआ। इसमें हक्कानी नेटवर्क के नेताओं की जीत हुई। तालिबान का पहला सरगना मुल्ला उमर 2013 में मारा गया था, लेकिन यह बात भी तालिबान ने दुनिया से छिपाकर रखी कई बरसों तक। अब खबर यह आ रही है कि मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, जो इस समय तालिबान का सरगना बताया जा रहा है, वो भी मारा गया। हालांकि तालिबान ने एक तस्वीर तो जारी की और दावा किया कि वो कंदहार में है, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं है। खबर तो अफगानिस्तान से यह भी आ रही है कि मुल्ला बिरादर और पाकिस्तान प्रायोजित हक्कानी धड़े के बीच काबुल के राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंशियल पैलेस में गोलीबारी हुई, जिसमें मुल्ला बिरादर घायल हो गया और तब से मुल्ला बिरादर को बंधक बनाकर, बंदी बनाकर रखा गया है। लेकिन औपचारिक तौर पर तालिबान इस पर भी मुंह बांधे खड़ा है। अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान के आने से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पूरी तरह से हरकत में है। हक्कानी नेटवर्क पर आईएसआई और पाक फौज का हाथ माना जाता है। माना यह भी जा रहा है कि सत्ता संघर्ष में भी आईएसआई ने हक्कानी नेटवर्क का साथ दिया है। अफगानिस्तान में जब तालिबान ने अशरफ गनी का तख्ता पलट किया था, तभी से ही माना जा रहा था कि तालिबानी नेता अब्दुल गनी बरादर के हाथों में अब अफगानिस्तान की बागडोर रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बरादर को डिप्टी पीएम के पद से संतोष करना पड़ा, जबकि प्रधानमंत्री बना हक्कानी नेटवर्क का नेता मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। इसके बाद से ही हक्कानी नेटवर्क और अब्दुल गनी बरादर गुट में ही फंस गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में ही तालिबान के हक्कानी नेटवर्क और मुल्ला बरादर के गुट के बीच लड़ाई हो गई।
बरादर और खलीलुर रहमान हक्कानी के बीच तीखी बहस हो गई। अब्दुल गनी बरादर का कहना था कि तालिबान की जीत उसकी कूटनीति की वजह से हुई है। बरादर तालिबान सरकार के कैबिनेट में गैर तालिबानियों और अल्पसंख्यकों को भी जगह देने का दबाव बना रहा था ताकि दुनिया के अन्य देश तालिबान सरकार को मान्यता दें, जबकि हक्कानी का कहना था कि लड़ाई के जरिए जीत हासिल की गई थी। ब्रिटेन की मैगजीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बहस को लेकर विवाद बढ़ गया। दोनों तरफ से गरम चाय के थर्मस और फर्नीचर भी एक दूसरे के ऊपर फेंके गए। हक्कानी नेता खलीलुर रहमान हक्कानी ने बरादर पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। उसके बाद मुल्ला बरादर को बंधक बना लिया गया। पिछले दिनों तालिबानी नेता अब्दुल गनी बरादर अचानक लापता हो गया था। तब उसके गायब होने को लेकर तरह तरह की अफवाहें आई थी। उसके बाद उसका ऑडियो मैसेज आया था जिसमें उसने खुद को सही सलामत बताया था। इसके बाद अब्दुल गनी बरादर का वीडियो सामने आया था। जिस तरह बरादर का ये वीडियो संदेश आया उस पर शक गहराता जा रहा है। इस वीडियो के आधार पर ही ब्रिटिश मैगजीन ने यह दावा किया है कि बरादर को बंधक बना लिया गया है। ब्रिटिश मैगजीन स्पेक्टेटर ने अपनी रिपोर्ट में तालिबानी नेता हिब्तुल्ला अखुंदजादा के बारे में लिखा है। हिब्तुल्ला अखुंदजादा को न तो देखा गया है और न ही कुछ समय से उनके बारे में सुना गया है। ऐसी अफवाह है कि वो मर गया है। तालिबानी नेता हिब्तुल्ला अखुंदजादा के मारे जाने और अब्दुल गनी बरादर के बंधक बनाने की खबर की अभी तक तालिबान ने पुष्टि नहीं की। लेकिन इतना तो तय है कि तालिबान सरकार में ही सिर फुटअव्वल के हालात हैं। अब्दुल गनी बरादर और अखुंदजादा पर सस्पेंस बना हुआ है। दिल्ली से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। 1994 में जब तालिबान का गठन हुआ था तब उसके शीर्ष 4 लोगों में शामिल था मुल्ला बरादर। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान राज में मुल्ला बरादर कई अहम पदों पर रहा। मुल्ला बरादर तो इस बार के तालिबान राज में प्रधानमंत्री पद का दावेदार था, लेकिन कुर्सी की लड़ाई में उसे लात घूसे खाने पड़ गए। यहां तक कि उसे बंधक बनाए जाने की खबरें भी सामने आ गई हैं। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद जब मुल्ला बरादर के गायब होने की खबरें सुर्खियों में छाई, जब उसके घायल होने की अफवाहें आई, तब मुल्ला बरादर इस वीडियो में सामने आया था। इस वीडियो में मुल्ला बरादर टीवी पर लिखित बयान पढ़ रहा था। इस बयान को पढ़ते वक्त मुल्ला बरादर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। तो क्या उस वक्त बंधक था मुल्ला बरादर? तो क्या उस वक्त गन पॉइंट पर था मुल्ला बरादर? तो क्या हक्कानी नेटवर्क के दबाव में हुआ वीडियो शूट? तो क्या मौत के खौफ में पर्चा पड़ रहा था मुल्ला बरादर? तो क्या हक्कानी से लात घूसे खाने के बाद ये पर्चा पड़ रहा था मुल्ला बरादर? इस वीडियो के आने के बाद से ही कयासबाजी का दौर शुरू हो गया था। तब ये सवाल भी सुर्खियों में छाया था कि आखिर जिस मुल्ला हिब्तुल्ला को तालिबान का सुप्रीम लीडर कहा जा रहा था, वो आखिर कहां है? पहले आप सुनिए इस वीडियो में आखिर मुल्ला बरादर कह क्या रहा है। कुछ दिनों से मेरे मरने की अफवाह उड़ी है, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से यात्रा कर रहा था। लेकिन हम साफ करना चाहते हैं कि हम सभी एक साथ हैं और सही तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह के झूठ अक्सर फैलाए जाते हैं, लेकिन ये एक फर्जी प्रोपेगेंडा है। हम इन झूठों को नकारते हैं और साफ कहते हैं कि किसी के बीच कोई भी दिक्कत नहीं है। मुल्ला बरादर की इस वीडियो क्लिप पर कई सवाल खड़े होते हैं। मसलन मुल्ला बरादर के इस वीडियो की लोकेशन क्यों छुपाई गई? वीडियो की छोटी सी क्लिप जारी क्यों हुई? पूरा वीडियो क्यों नहीं जारी किया गया? मुल्ला बरादर ने ये छोटा सा संदेश कैमरे पर देखकर क्यों नहीं बोला? क्यों उसे पर्ची पढ़ने की जरूरत पड़ गई? इस वीडियो में मुल्ला बरादर ने जो पर्चा पढ़ा उसमें सिर्फ 3 बातें थी, 3 संदेश थे। पहला संदेश ये कि वो घायल नहीं है।
दूसरा संदेश, उसकी सेहत ठीक है। तीसरा संदेश, तालिबानी गुटों में कोई टकराव नहीं है। ब्रिटिश मैगजीन में आई रिपोर्ट के बाद मुल्ला बरादर के इस वीडियो पर शक और भी गहरा रहा है। तो क्या घायल मुल्ला बरादर पर दबाव बनाकर गन पॉइंट पर हक्कानी नेटवर्क ने यह वीडियो बनाया? क्योंकि इस वीडियो के आने के बाद हक्कानी नेटवर्क ने भी तालिबान में दो फाड़ की खबरों पर सफाई दी थी। तालिबान सरकार में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। खासकर मेरे और मुल्ला बरादर के बीच अनबन की अफवाह गलत है। तालिबान एक है और हम सारे नेता एकजुट हैं। तो क्या अनस हक्कानी झूठ बोल रहा था? ब्रिटिश मैगजीन की रिपोर्ट आने के बाद तो यही लग रहा है। वैसे भी तालिबानी सरकार बनने में जिस तरह आईएसआई सक्रिय रही, जिस तरह हक्कानी नेटवर्क का दबदबा बना, जिस तरह मुल्ला बरादर की जगह हक्कानी नेटवर्क के पसंदीदा मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया, उससे तो मुल्ला बरादर ग्रुप और हक्कानी नेटवर्क के बीच संघर्ष तो तय था। तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पाने के लिए 20 साल इंतजार तो किया, लेकिन अब उसके दो धड़े बन गए हैं। एक दोहा फैक्शन, जिसमें मुल्ला बिरादर जैसे लोग हैं, वो बातचीत के जरिए एक समावेशी सरकार चाहते हैं जिसमें उज़्बेक भी हो, ताजिक भी हो, महिलाएं भी हो, और ऐसी सरकार जिसे अमेरिका से मान्यता मिल सके। दूसरी तरफ पाक प्रायोजित हक्कानी नेटवर्क है। इसमें लड़ाके हैं। वो केवल कट्टरपंथ से जो उनकी सरकार है वो चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि महिलाएं घरों से निकले बिना बुर्का पहने। वो नहीं चाहते कि एथनिक उज़्बेक या ताजिक या हज़ारा या और लोगों को सरकार में जगह मिले। और इसी को लेकर दोनों धड़ों के बीच गोलीबारी तक हो गई। और अब कहा यह जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान की आईएसआई के जरिए पूरे अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मुल्ला बरादर को समावेशी सोच वाला नेता माना जाता है। हक्कानी नेटवर्क को लगता था कि अगर मुल्ला बरादर के हाथ में सत्ता गई तो वो अमेरिकी दबाव में झुक सकता है। यही वजह है कि तालिबान की सरकार बनी तो कैबिनेट आतंकवादियों से भर गई। तुर्रा ये कि अब तालिबान दुनिया भर में मान्यता चाहता है और पाकिस्तान इसके लिए उसकी पैरोकारी कर रहा है। गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया के ज्यादातर देश अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकी राज के खिलाफ हैं, लेकिन पाकिस्तान तालिबान के समर्थन में गाल बजा रहा है। उधर एशिया में बदले हालात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री मोदी की आमने सामने बात होगी। What you can help them, and that's why the international community should engage with them. They should incentivize them. दुनिया के तमाम देश तालिबान से किनारा कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान राज की वकालत में जुटे हैं। संयुक्त राष्ट्र की बैठक से पहले तालिबान और पाकिस्तान ने खिचड़ी पकानी शुरू कर दी है। पाकिस्तान चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में तालिबान की भी भागीदारी हो। तालिबान ने दोहा में मौजूद अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का राजदूत नियुक्त कर दिया है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस को चिट्ठी लिखी है। मुत्ताकी ने मांग रखी है कि अफगानिस्तान की ओर से उन्हें भी यूएनजीए में बोलने दिया जाए। 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी पाकिस्तान तालिबान की हिस्सेदारी चाहता था, लेकिन सर्वसम्मति नहीं बनी तो बैठक ही रद्द हो गई। अफगानिस्तान में तालिबान राज और पाकिस्तान की तालिबानियों की हिमायत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर रवाना हो गए। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से आमने सामने की मुलाकात होगी। मोदी ने एससीओ की बैठक में भी पाकिस्तान और चीन के सामने आतंकवाद को लेकर खरी खरी सुनाई थी। सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है, और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए।
माना जा रहा है कि बाइडेन से मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान में तालिबान राज और उसके बाद एशिया में बदले हालात पर भी बातचीत करेंगे। न्यूयॉर्क से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।